समारोह की इस समापन संध्या में मैं विवेक सावरीकर आप सभी कला रसिकों, नाट्य प्रेमियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप सब जानते हैं आज हमारे इस समारोह के समापन शाम में हम नाटक डॉक्टर आप भी को हम देखेंगे। इसका निर्देशन किया है मोहम्मद नजीर कुरैशी साहब ने, जो कि कारवां के समन्वयक, सूत्रधार और वरिष्ठ निर्देशक हैं। आज एक और बड़ी खबर आ गई जो हम सबको हिला चुकी है। कल वसंत पंचमी पर सरस्वती देवी हमारे घर घर में आई थी और आज वो हमसे विदा हो गई, और ये विदा अंतिम विदा होगी ये तो हमें से किसी ने भी नहीं सोचा। सबको उनकी तबीयत की चिंता थी, पूरे देश से ही नहीं विश्व से ये प्रार्थनाएं हो रही थी, पर गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अंततः हम सबको छोड़कर अलग वैकुंठ में, अलग दुनिया में रवाना हो गई। पर हम गमगीन भले ही हो, लेकिन ये आंसू बहाने का समय नहीं है, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि सुर कभी मरा नहीं करते। ये दुनिया जब तक है, ये चांद सितारे जब तक है, ये देश, ये मुल्क और ये विश्व लता मंगेशकर के सुरों को अपने करीब पाता रहेगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रोग्राम में हम आगे बात करें, इसके पहले हम सब अपने स्थान से उठकर 2 मिनट का मौन स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न, गान कोकिला लता मंगेशकर के सम्मान में अर्घ्य दे करके करें। नाटक का आप जानते हैं कि ये मराठी का प्रसिद्ध नाटक है डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, अजित दळवी का ये लिखा हुआ है और इसका हिंदी में अनुवाद किया है श्रीमती भानुमति सिंह ने। कारवां के लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आपने हमारे द्वारा मंचित तीसरे नाटक का ये अनुवाद हम आपका पेश कर रहे हैं। इसके पहले हम डंक और मत्स्यगंधा इन दोनों नाटकों का प्रयोग कर चुके हैं, और वो भी श्रीमती भानुमति सिंह के ही द्वारा किए गए थे। एक बार तालियां भानुमति सिंह जी के लिए। और हमारी रंगकर्मी सहयोगी कारवां की सदस्य श्रुति सिंह से अनुरोध है कि श्रीमती भानुमति सिंह को मंच पर सादर निवाह कर रहे हैं। और एक हमारे बीच में हमारे ही कारवां से वाबस्ता रंगकर्मी और वरिष्ठ समाज सेविका और इन दिनों युवा निर्देशिका के रूप में भी ख्याति प्राप्त, उनकी एक पुस्तक भी बहुत चर्चित है, श्रीमती प्रियंका शक्ति ठाकुर हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर आए। जैन भाई को मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो डांट देंगे, तो आप कृपया मंच पर आए। और अब कारवां के निदेशक श्री मोहम्मद नजीर कुरैशी साहब से दरख्वास्त है कि आप भी कृपया मंच पर आए और श्रीमती भानुमति सिंह और श्रीमती प्रियंका शक्ति ठाकुर का कुछ भेंट कर सम्मान करें। तालियां। और प्रियंका जी का भी सम्मान पुष्पगुच्छित से। हम कारवां की ओर से हर बार कुछ न कुछ नई योजनाएं करते हैं जिसमें रंग आंदोलन का विस्तार हो। इसी के अंतर्गत और इन सब के बीच में कारवां की सोच ये है कि रंग आंदोलन दूर दूर तक पहुंचे, केवल एक शहर, एक गली, एक देश का, प्रदेश का हिस्सा न होकर हमारा हिंदी रंगमंच आगे बढ़े। इसके अंतर्गत इस वर्ष से एक्चुअली कड़ी शुरू की है विश्व सम्मान की, और हमें बहुत खुशी है विश्व सम्मान 2022 से श्रीमती भानुमति सिंह को सम्मानित किया जा रहा है। इसके पहले कि सम्मान दिया जाए, मैं श्रीमती आशावरी शर्मा को बुलाता हूं, कृपया आए और मानपत्र का वाचन करें। आशावरी। लखनऊ से वाबस्ता और दर्पण
लखनऊ से संबद्ध श्रीमती भानुमति सिंह वरिष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक और अनुवादक हैं। आपने मराठी के 10 चर्चित नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया है। इनमें से 4 मत्स्यगंधा, डंक, आखिरी सवाल और मुझे कुछ कहना है प्रकाशित हो चुके हैं तथा डॉक्टर आप भी प्रकाशन के मार्ग पर है। कारवां भोपाल श्रीमती भानुमति सिंह को रंगमंच में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2022 के भीष्म सम्मान से सम्मानित कर हर्ष और अपार गौरव का अनुभव करता है। और प्रियंका जी से अनुरोध है कि ये इस अवसर पर संयोजित स्मृति चिन्ह श्रीमती भानुमति सिंह को भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये समय है नाटक का डॉक्टर आप भी देखने का। मैं नजीर कुरैशी साहब से दरखास्त करूंगा कि इसकी सूचनाएं नेपथ्य से वो देंगे और आप तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अब से कुछ ही देर में नाटक डॉक्टर आप मूल लेखक अजित दलवी, अनुवाद श्रीमती भानुमति सिंह। नाटक के बारे में ब्रोशर में हालांकि लिखा ही जा चुका है, लेकिन 2 लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि नाटक आधारित है मेडिकल प्रोफेशन के मैल प्रैक्टिसेस और सिद्धांतवादिता के बीच एक तकरार के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि व्यवसाय की प्रतिबद्धता क्या होना चाहिए और ये किस तरफ जा रहा है। अंत आप देख कर समझें तब उचित लगेगा। इसमें जो मंच पर है, जिन लोगों ने इस नाटक को मंच तक पहुंचाने में मदद की है, उसमें मंच व्यवस्थापक शकील और रहमान चांद, मंच परिकल्पना अंशुल कुकरेले, मंच निर्माण प्रभुदीप सिंह, रवि कनौजिया, सहयोग जावेद खान हैदर, परिधान उस्मा सुल्तान और समूह, मंच सामग्री चांद सैफू खान, रूप सज्जा समूह प्रयास, धोनी आदर्श शर्मा चिंटू, लेखक अजित दलवी, अनुवाद भानुमति सिंह। मंच पर डॉक्टर अलका ज्योति सावरीकर, छोटू जावेद खान, डॉक्टर सतीश सैफू खान, डॉक्टर अग्रवाल हैदर खान, डॉक्टर अविनाश विवेक सावरीकर मृदुल, मंजू गुप्ता मंजू रैकवार, सुरेश अंशुल कुकरेले और काका मनोज भाम। निर्देशन नजीर कुरैशी का और प्रस्तुति कारवां की। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक डॉक्टर आप भी। जब भी कहीं बाहर जाना हो देरी से आएंगे। कुछ कहकर गए थे? नो मैम, लगता है सर कहीं इमरजेंसी में फंसे होंगे। कितनी बार कह चुकी हूँ मेडिकल कॉलेज। अरे क्या रखा है सरकारी नौकरी में, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। अच्छा छोटू, आज की डाक लेके आ जाओ। अंदर रखिए। हाँ ये लीजिए। हाँ छोटू, आज बैंक से एक इम्पोर्टेंट लेटर आने वाला था। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। कब से तकलीफ? नहीं चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ आप उन्हें ले आइए। नहीं आज नहीं, आज मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। आप कल ले आइए। हाँ जी हाँ, उसमें तकलीफ किस बात की। हाँ इट्स ओके, यू आर वेलकम मिस्टर रस्तोगी। अच्छा रस्तोगी साहब थे, कहा होगा कि आपको तकलीफ दे रहा हूँ।
अभी तो ठीक है, नहीं तो रात के 12 बजे फोन लगा के बोलेंगे कि आपको तकलीफ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं छोटू, कोई जानबूझ के फोन थोड़ी ही करता है। लेकिन मैडम रस्तों की साफ करते हैं। कोई और है मैडम? हेलो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं है, नहीं वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ हाँ उनकी ओपीडी रहती है मंगलवार को, आप उन्हें मेडिकल कॉलेज में दिखा दीजिए। जी इट्स ओके। छोटू जी मैम। आज मैं डॉक्टर सतीश और डॉक्टर अग्रवाल हम लोग म्यूजिक कंसर्ट जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन किसी का फोन आए तो ये मत बता देना, क्योंकि डॉक्टर्स का एंजॉय करना लोग हजम नहीं कर पाते। क्यों मैम? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर डॉक्टर्स एंजॉय कर रहे हैं मतलब पेशेंट जरूर तड़प रहा होगा। कुछ समझ में आया क्या कह रही जी हूँ? मैम। अच्छा सुनो, आज मैंने किसी को भी अपॉइंटमेंट नहीं दी, ओपीडी भी बंद है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई इमरजेंसी डिलीवरी केस आ जाए तो डॉक्टर वीके सिंह को बुला लेना, ठीक है? Okay, मैंने उन्हें बता दिया, और मेरी ज़रूरत पड़ भी जाए तो मधु को भेज देना, ठीक है? जी मैम। ये सीट नंबर है, कॉर्नर की सीट है, ठीक है? जी चलो, और डॉक्टर साहब आए तो उन्हें खाना गर्म करके खिलाना। जी मैम। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। आई हैव ए वेरी गुड न्यूज फॉर यू। क्या आपके बैंक का काम हो गया। क्या कह रहे हो? मैनेजर मान गया? यस मैडम। थैंक गॉड। कितना मिलेगा? अरे जितना मांगा है उतना ही मिलेगा। वाओ दैट्स ग्रेट। छोटू छोटू चाय पिलाओ। यस मैम। क्या मैडम आप चाय लाएंगी? मेरी स्कॉच कहाँ है? स्कॉच? अभी स्कॉच पियोगे? ओके ओके, तो रात को सेलिब्रेट करेंगे फिर सर के साथ। श्योर, बैठो। एक बात बताओ सतीश, तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? पहले मैंने सोचा अपनी डॉक्टर वाली टिकट अपनाऊं, फिर मैंने उनके फैमिली के बारे में पता किया। एकदम तंदुरुस्त फैमिली है मैडम, और मैनेजर को कोई बुरी आदत भी नहीं है जैसे ड्रिंक करना, एकदम ऑर्थोडॉक्स। फिर क्या स्ट्रेट टॉप, पैसा किसी को काटता नहीं मैडम। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब मैं और अविनाश गए थे तो कितने नाटक कर रहा था। आई डोंट हैव पावर्स, आई कांट वायलेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रिजर्व बैंक वगैरह वगैरह। अब कहाँ से आ गई वो पावर्स? आजकल कुछ भी हो सकता है मैडम, कुछ भी। कायदे कानून तो सिर्फ डराने के लिए होते हैं, राइट। उससे पैसा ज्यादा मिलता है ना। मैंने मेडिकल में एडमिशन जब से लिया तब से देख रहा हूँ, मेरिट में आने वाले या तो प्रोफेसर ही करते या फिर किसी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट होते, और मेरे जैसे मौज मस्ती करके ऑर्डिनरी पास होने वाले रोलिंग प्रैक्टिस करते हैं। मैंने तभी तय कर लिया था कि सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, इंसानों को पढ़ना आना चाहिए। उन्हें जो चाहिए उन्हें दे दो, उन्हें मॉडर्न मशीन वाला चेकअप चाहिए, ओके इट इज देयर। उन्हें रूम में टीवी और म्यूजिक चाहिए, इट इज देयर। उन्हें जो रूम में चाहिए उन्हें दे दो और अपना उल्लू सीधा कर लो। सतीश तुम्हें डॉक्टर के बदले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। अरे वही होने वाला हूँ मैडम, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिग 5 स्टार हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की पब्लिसिटी करने वाला, बड़े बड़े लोगों को उनके बर्थडे पर गिफ्ट भेजने वाला, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके लोगों को उसमें उलझाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला एफिशिएंट मैनेजर। ये 10 करोड़ का कर्ज तो मैडम बस शुरुआत है। क्या सोच रही हैं आप? बैंक मैनेजर को कितना देना पड़ेगा? अरे उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, ये 10 करोड़ की इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी? यही 4-5 सीधी दिन, 5-6 स्टेटों में। इतने पेशेंट तो आएंगे ही, और फिर सर भी तो ज्वाइन करेंगे हमें। मुझे नहीं लगता, वो मेडिकल कॉलेज में ही ठीक है। क्यों मैडम? सर्जरी में तो कितना बड़ा नाम है उनका, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ऑपरेशन कितनी आसानी से करते हैं। लेकिन उन्हें समझना बहुत कठिन है, और उनके साथ काम करना उतना आसान भी नहीं। आई टेल यू सतीश, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद हिम। सब एडजस्ट करा देंगे मैडम। हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। कम डॉक्टर अग्रवाल प्लीज। थैंक यू। हाँ तो आप लोग चलने के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार है सर। लेकिन अविनाश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ वो हमारे साथ चल रहे हैं ना? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। तो फिर चलिए। अब वेट अ मिनट, आई एम कमिंग। हाँ हाँ सर, पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? हमारे बैंक का लोन पास हो गया। ओ रियली? लेकिन बैंक का मैनेजर तो तैयार ही नहीं था। हाँ बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर सर हमने आपके नाम का इस्तेमाल करा। उसका एक पाँव फ्रैक्चर है ना, मैंने बोल दिया अगर मेरा लोन पास नहीं किया तो डॉक्टर अग्रवाल से ऑपरेशन करवा दूंगा। सतीश। यस हियर आई एम रेडी। मैडम यू आर लुकिंग डैशिंग। थैंक यू। अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं? अरे सर। हाँ सर आप भी चलिए ना। नहीं भाई। हाँ सर। नहीं सर नहीं प्लीज चलिए ना। नहीं नहीं अग्रवाल डोंट फोर्स हिम, ही डजंट लाइक कंसर्ट्स। मैडम सर को बताइए ना। ओह यस,
क्या भाई? अविनाश, जो काम हम लोग नहीं कर पाए वो इसने करके दिखाया है। मतलब? हमारे हॉस्पिटल का लोन सैंक्शन हो गया है। वाह, दैट्स ग्रेट यंग मैन, यू डिड मिरेकल। क्यों भाई, बैंक मैनेजर की कोई छोकरी वोकरी थी क्या? हाँ है ना सर, हाँ, आने वाली है 2 महीने के बाद। आज डिलीवरी के लिए। वाह, मतलब 6 महीने में तुम्हारा हॉस्पिटल बन के तैयार। अरे मेरा नहीं सर, हम सबका। और आप तो डायरेक्टर होंगे। मैं डायरेक्टर? नो नो नो, आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या सर, हमारा सपना साकार हो रहा है और आप। सतीश, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा पाऊंगा, और तुम्हें इस शहर में मुझसे बेहतर डॉक्टर मिल जाएंगे भाई। सतीश कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। कंसल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैडम, मैं सर से जरूरी बात कर रहा हूँ। सतीश, अगर अविनाश हमको ज्वाइन करते हैं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अब क्या करें, इन्हें एक जगह बंद के रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ये सच कह रही है। हाँ। भाई पैसा किसे बुरा लगता है, लेकिन एक जगह बनकर काम करना मुझे पसंद नहीं है। आई एम अ फ्री बर्ड, इट मे बी रॉन्ग बट दिस इज इट। अविनाश, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ मिस, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, लेकिन आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, आपको बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन अभी तो कंसर्ट जाना है। क्या सर, आप भगा रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ, हमारा टॉपिक अभी खत्म नहीं होता सर। ओके, चलिए अपन चलते हैं। चलिए, बाय अविनाश। बाय, एंजॉय। सुनिए सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? मैडम से मिलना है, मैडम बाहर गई हैं। लेकिन उनकी गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है। देखिए मैडम, डॉक्टर सतीश के साथ कुछ ज़रूरी काम से बाहर गई हैं। डॉक्टर साहब तो होंगे उनके हस्बैंड, मुझे उन्हीं से मिलना है। देखिए आप कल आइए, मैडम आपको कल मिलेंगे। और ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो आपको डॉक्टर साहब से मिलना है? इमरजेंसी है। डॉक्टर साहब अभी आराम कर रहे हैं, आप कल आइए। ठीक है, मैं खुद ही मिल लूंगी, आप हटिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे हटिए आप। सर! डॉक्टर साहब छोटू, से क्या मिलना चल रहा है ये सब? सर देखिए। क्या बात है मैडम? है। नमस्ते डॉक्टर साहब, बोलिए। मैं मैडम से मिलने आई हूँ। मैडम अभी नहीं है ना? लेकिन एक बात कहे बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती। देखिए, कोई परेशानी होने की बात नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं मैडम को कॉल कर लेता हूँ। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है डॉक्टर साहब, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। समझा। छोटू प्लीज आइए, यहाँ जाइए, बोलिए क्या बात? डॉक्टर साहब, वो क्या है कि मुझे ना बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी या क्या कहते हैं आपकी समझा भाषा में। समझा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 4 साल हो गए। एक काम करते हैं, मैं मैडम का अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। हाँ, अगले हफ्ते बुधवार की तारीख खाली है। बुधवार को 10 बजे सुबह आ जाइएगा, मैडम से मिल लीजिएगा। लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहब। क्यों? मैं मैडम की पहले से ही पेशेंट हूँ और ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। ओह, मेरी ट्यूब में प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्यूबल पेटेंसी केस। जी। ओके, तो मैडम ने 2 महीने पहले ही इसका ऑपरेशन किया है। समझा। तो आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप अभी तक कंसीव नहीं कर पाई। देखिए, घबराइए मत, ऐसा हो जाता है, थोड़ा और समय दीजिए। आप मैडम का द्वारा दी गई दवाइयाँ लेती रहिए, है ना, रेगुलर। वो तो मैं ले रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आज मैं एक और डॉक्टर के पास गई थी, उन्हीं के पास से आ रही हूँ। ये तो गलत बात है। अभी आपने कहा कि आप मैडम से ट्रीटमेंट करा रही और अब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाती, ये ठीक है क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए। बच्चे का सवाल है, मेरे घर वालों को बच्चा चाहिए किसी भी हालत में।
आज मुंबई से एक बड़ी डॉक्टर आई है, वो इसी की स्पेशलिस्ट है। सोचा उन्हें दिखा दूं। तो क्या बोली वो? उन्होंने मेरा चेकअप किया और वो हंसने लगी, कहने लगी तुम्हें तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। जब गर्भाशय नहीं है तो बच्चा कहां से होगा? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने भी यही कहा कि ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब। उन्होंने मेरा टेस्ट किया और कहा अगर ऑपरेशन गर्भाशय नहीं था तो वो टेस्ट क्यों किए? तो समझ सकता हूँ। फिर टेस्ट क्यों किए? उन्होंने मैडम की डिग्रियां देखी और कहा, सारे पेपर्स देख के कहा कि ये तो धोखे में रखा गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अंग्रेजी में अपने आप से पता नहीं क्या कह रही थी, फ्रॉड है, डिस्गस्टिंग है, और कहने लगी मुझे धोखे में रखा गया है। आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं ले सकती। डॉक्टर साहब, मुझे गर्भाशय था मैडम को दिखाने से पहले। मैं और एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने भी नहीं कहा कि मुझे गर्भाशय नहीं है। मैडम का बड़ा नाम सुना था, बड़ी उम्मीद लेकर आई थी उनके पास। जब गर्भाशय नहीं था तो वो ऑपरेशन क्यों किया? मुझे गर्भाशय था डॉक्टर, मैं पूर्ण स्त्री थी, मैं पूर्ण स्त्री थी डॉक्टर, मैं पूर्ण स्त्री थी। प्लीज सुनिए, प्लीज उठ। मैं मां बन सकती थी डॉक्टर साहब, मैं मां बन सकती थी। मैडम ने ऑपरेशन से पहले मुझे पूरा विश्वास दिलाया था और कहा कि सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन हुआ तब भी कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल है। उन्होंने मुझे दवाइयां लिख कर दी और कहा तुम बहुत जल्दी मां बन जाओगी। मैं भगवान का प्रसाद समझकर दवाइयां ले रही थी। कितना बड़ा धोखा! जब मेरी एमसी बंद हुई तो मैं कितनी खुश हुई थी। मैडम मुझे बदल बदल कर मेडिसिन दे रही थी। और तो और वो डॉक्टर सतीश है ना, उन्होंने तो हमें सलाह भी दी कि तुम्हें एकांत नहीं मिलता, तुम्हारे घर में बहुत लोग हैं, इसलिए 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर वीकेंड पे चले जाओ। और हम भी पागलों की तरह 4 दिन नैनीताल जाकर रहे। पता है डॉक्टर क्यों? क्योंकि बच्चा चाहिए था। बिना गर्भाशय के मैं शादी के 4 साल बाद पहली बार हनीमून मनाने गई। वाह डॉक्टर वाह! ये अपनी डिग्रियां और अनुभव का चूल्हे में डाल दो। अगर एक स्त्री आपसे ये पूछने आती है कि वो मां क्यों नहीं बन पा रही, तो आप लोग तो उसको बांझ होने का इंतजाम कर देते हैं। वाह डॉक्टर वाह!
छोटू, ये लोग नहीं आए अभी तक? सर अभी तक नहीं आया। सर आप कहें तो मैं खाना गर्म कर दूं? नहीं नहीं, मैं थोड़ा रुकूंगा, मुझे भूख नहीं है। एक काम करो, तुम खाना खा लो, सो जाओ। हाँ, मैं वेट करता हूँ। मैं भी थोड़ी देर रुक जाता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सर मैडम आ गई। हाँ, अच्छा छोटू, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर अग्रवाल और मेरे लिए ड्रिंक्स के ग्लासेस लेके आना। हाँ, और मैडम के लिए ठंडा। छोटू, कोई मैसेज, कोई इमरजेंसी? नो मैम, कोई इमरजेंसी तो नहीं थी। हाँ। पर एक पेशेंट आए थे। अच्छा, आप नहीं मिली तो वो सर से मिली। ठीक है, कुछ और? कुछ और नहीं। ठीक है, तुम जाओ। अंधेरे में जलाए बैठिए सर। वाह, आ गए आप लोग। हाँ सर। कैसा रहा प्रोग्राम? सर बहुत बढ़िया सर। बहुत देर हो गई ना? हाँ सर, वो प्रोग्राम के बाद कैंटीन में थोड़ी देर गप्पे लड़ाने लगे भाई। आप भी एकदम अजीब, एकदम खुल्लम खुल्ला बोले जा रहे थे। अरे वो क्या नाम है उसका, वो जैन। उसने तो आदि कर दी सर। उसने तो एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के क्या क्या किस्से सुनाए हैं। प्रैक्टिस के नाम पर क्या कुछ नहीं करते ये लोग। अरे जब मैंने उसको बताया कि हम लोग हॉस्पिटल खोलकर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज एक ही रूफ के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा आजकल गांव में यही तो होता है, एक ही डॉक्टर मेडिसिन भी देता है, ऑपरेशन भी करता है और तो और भाई डिलीवरी भी कराता है। वो जैन खुद ये सब कर रहा है। बड़ी जोरदार प्रैक्टिस है उसकी शहर में। खुद MBBS है और बीबी को पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट दिलाकर डॉक्टर बना दिया। अब मैडम आपके लिए को। थैंक यू। सर अरे ठीक है। Cheers for the future hospital. अरे सतीश, सर को जरा वो किस्सा सुना। कौन सा? अरे वही अपेंडिक्स वाला यार। सर बड़ा मजेदार किस्सा। क्या? जरा सुनिए। एक पेशेंट अपने पेट के दर्द को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एग्जामिन करके उसके रिलेटिव को बुलाता है कि अपेंडिक्स है। अच्छा हुआ आप टाइम पर ले आए, अगर आधा घंटा देर हो जाती तो केस हाथ से निकल जाता। थैंक्स गॉड, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अभी ऑपरेशन करके अपेंडिक्स बाहर निकाल देता। सर ऑपरेशन हो गया और बिना मतलब अपेंडिक्स भी बाहर हो गया, लेकिन सर पेट दुखता ही रहा। फिर सर उसे दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएगा। दूसरा डॉक्टर तो देखते ही शुरू हो गया। अच्छा हुआ आप टाइम पर ले आए, अगर आधा घंटा देर हो जाती तो केस हाथ से निकल जाता। थैंक्स गॉड, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अभी ऑपरेशन करके अपेंडिक्स बाहर निकाल देता हूँ। सर पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहता है रेयर केस, हजारों में एक ऐसा आदमी होता है जिसे दो दो अपेंडिक्स होते हैं। गॉड गिफ्ट, निकाल ही देता हूँ। सर उसका दूसरा ऑपरेशन हो गया और दूसरा अपेंडिक्स भी बिना मतलब बाहर हो गया, लेकिन पेट सर दुखता ही रहा। सर फिर उसे तीसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सर तीसरा डॉक्टर तो पेट पे हाथ रखते ही शुरू हो गया। अच्छा हुआ आप टाइम पर ले आए, अगर आधा घंटा देर हो जाती तो केस हाथ से निकल जाता। थैंक्स गॉड, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अभी ऑपरेशन करके अपेंडिक्स बाहर निकाल लेता हूं। तो पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मेरा 2 बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो चुका है। तो ये डॉक्टर खुश हो गए। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया कि ये केस देखिए, मेडिकल जर्नल में रिपोर्ट करने लायक केस है। इस पेशेंट को हमेशा अपेंडिक्स उगाता है, एक काटो तो दूसरा तैयार, दूसरा काटो तो तीसरा तैयार। मुझे तो लगता है काट कर देखना ही पड़ेगा। सर आखिर उस पेशेंट ने अपने पेट में चेन लगवाई ली कि डॉक्टर आराम से खोलकर अपेंडिक्स बाहर निकाल दे और काटने की जरूरत भी नहीं पड़े। क्या बात है सर, आज बड़े गंभीर हैं। ऐसा कुछ नहीं, दरअसल मुझे भी एक किस्सा याद आ गया। अच्छा सुनाइए सुनाइए। हाँ सर सुनाइए। देखिए भाई, आपके किस्से जैसा इंटरेस्टिंग तो नहीं है, थोड़े दिन पहले का है, देखो आपको कैसा लगता है। तो एक औरत थी, उसे बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर्स के पास गई, कोई फायदा नहीं। इत्तेफाक से उसके हस्बैंड को भी कोई दोष नहीं था। हाँ, उस औरत के ट्यूब में कुछ गड़बड़ थी, तो ऑपरेशन हुआ।
लेकिन ऑपरेशन करते समय डॉक्टर्स को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने उसका यूट्रस गर्भाशय ही निकाल दिया। इंटरेस्टिंग, क्या अपने शहर का किस्सा? कहीं का भी हो सकता है। आगे क्या हुआ फिर सर? आगे क्या, उस औरत को इस बात की जरा भी कल्पना नहीं थी। वो इलाज करवाती रही, दवाइयां लेती रही। आखिर कुछ समय बाद उसे पता चल गया कि उसका तो गर्भाशय ही नहीं है। तो वो जवाब तलब करने डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने उसे क्या जवाब दिया होगा अलका? सतीश, तुम्हारे उस अपेंडिक्स के पेशेंट को उल्लू बनाने के लिए तो डॉक्टर ने बहुत मजेदार तर्क गढ़े थे ना। अच्छा, अगर तुम उस औरत के डॉक्टर होते तो तुम क्या जवाब देते? अरे मैं बताता हूँ बहन जी, आपका यूटेरस कहीं गिर गया होगा। सतीश, तुम्हें क्या लगता है? सर डॉक्टर अग्रवाल ठीक ही कह रहा है। हमारे पास से जाने के बाद वो क्या कर रही थी किसको पता। कमाल है, जिंदगी में पहली बार तुम और अग्रवाल एक ही सुर में बोल रहे हैं। एक सुर के लिए चीयर्स। तुम्हें क्या लगता है अलका? कब आई थी मंजू गुप्ता? 2 घंटा पहले। अच्छा, क्या कह रही थी? वो किसी मुंबई के एक्सपर्ट डॉक्टर से मिली, उसने बताया कि उसका तो गर्भाशय है। कभी ना कभी तो ये पता चलना ही था। वास्तविकता क्या है? दरअसल बात मैडम है- एक मिनट, मैं बताता हूँ सर। सतीश, ये हॉस्पिटल डॉक्टर अलका का है, तो गलती किसकी है ये मैं उसी के मुंह से सुनूं। कम। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। मैडम आप सतीश, तुम चुप रहो। एक्चुअली हम मंजू की ट्यूबल पैटर्न से टेस्ट कर रहे थे कि तभी यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, इसे रिमूव कर देना। इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया, दैट्स ऑल। ऑपरेशन किसने किया था, तुमने? नहीं, सतीश ने। डॉक्टर सतीश का क्या ये पहला ऑपरेशन था? नहीं, उसने ऐसे कई ऑपरेशंस किए हैं और वो सारे सक्सेसफुल भी हुए हैं। यस, दिस वाज सिंपली एन एक्सीडेंट। तो उसके हस्बैंड को बताया? फॉर्म पर उसके सिग्नेचर है। ब्लैंक फॉर्म पर सिग्नेचर लिए ना, उसके हस्बैंड को बताया क्यों? उस समय वो मानता क्या? और उसके बाद? हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मतलब आप लोगों की गलती ये है कि आपने बताया ही नहीं कि उस पेशेंट का यूट्रस निकाल लिया गया है। हाँ, हमसे गलती हुई। चलिए, आपने अपनी गलती मानी तो। अविनाश जी, इस विस्की को हाजिर नाजिर रखें। हम मानते हैं भाई गलती हमसे हुई है, लेकिन चलो अब जो भी हुआ जाने भी दो। हाँ, भूल भी जाओ। मेरे ख्याल से जो टेस्ट होता है ये डाई डाल के करते हैं, और ये औरत की एमसी कब होती है इस पर डिपेंड करता है ना? किसने बताया? थॉमसन, पेज नंबर 204, पैराग्राफ 5। होगा या है? तो मंजू गुप्ता का टेस्ट उसकी एमसी के पहले किया गया या बाद? मतलब आपने फाइल देखी थी? दरअसल डाई देते समय हमने सोचा ही नहीं था कि एमसी कब है। मतलब गलती सिर्फ ये नहीं कि आपने उसे बताया नहीं, बल्कि पूरा का पूरा प्रोसीजर ही गलत अपनाया जा रहा था, है ना? इन अ वे यस, टेस्ट जल्दबाजी में हुआ, हो सकता है सारा प्रोसीजर भी गलत हो। अब आजकल कितने पेशेंट्स होते हैं? सर गलती मेरी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है सर। अब क्या हमें फांसी पर लटकाओगे क्या? सर आपने मंजू गुप्ता को क्या कहा? मैंने उसे कल बुलाया। कल? कल क्यों बुलाया? कल मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। तुम्हारी रेगुलर ओपीडी के बाद बुलाया। क्या जवाब दोगी उसे? कुछ भी कह देंगे। जैसे? अब उस समय जो कुछ समझ आएगा आप कह देंगे। अविनाश, आप मेरे हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? नहीं ना? इस केस से आपका कोई संबंध है क्या? नहीं ना? फिर आप क्यों चिंता करते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं कि आप लोग उन्हें सारी बातें साफ साफ बताओ। कम से कम यूट्रस ब्लीडिंग निकालने की वजह से यूट्रस निकाला गया ये, और उन्हें प्रॉपरली कॉम्पेंसेट करो। मेरा मतलब है हर्जाना। हाँ सर, दे देंगे, 4-5 हजार रुपए दे देंगे। सतीश, दे देंगे सर। एक औरत जो तुम्हारी वजह से उम्र भर मां नहीं बन सकेगी, उसका हर्जाना सिर्फ 4-5 हजार रुपए। अविनाश, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे जितने ज्यादा पैसे देंगे उतनी ज्यादा बदनामी होगी हमारे हॉस्पिटल की। हाँ सर, और वैसे भी वो लोग कोर्ट के चक्कर में तो पड़ेंगे नहीं, और अगर पड़ेंगे तो सर कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाएंगे। और नहीं क्या, और तो उन्हें क्या रिपोर्ट्स मिलने वाली है क्या? वो फाइल। एक मिनट मैडम। परेशान मत होइए, ये रही फाइल।
डरो नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस पर आज आया ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, लेकिन कल मैं यहां रुकूंगा। मैं चाहता हूं कि आप दोनों उन दोनों से सारी बातें साफ साफ करें, उनके साथ इज्जत से पेश आए और उन्हें कम से कम इतनी रकम जरूर मिलनी चाहिए जिससे उन्हें तसल्ली हो सके। बस यही इच्छा है मेरी। हेलो कपूर, मैं सतीश बोल रहा हूँ। क्या बात है भाई, सुना है तुमने अपनी क्लिनिक बंद करके दर्जी का धंधा शुरू कर लिया। अरे और कौन, अपना अग्रवाल बता रहा था। क्या नहीं, अभी भी तुम्हारी क्लिनिक चलती है? अच्छा, अभी भी आते हैं तुम्हारे यहाँ पेशेंट? तो फिर लास्ट मंथ तुमने एक भी केस नहीं भेजा, क्यों? क्या कहा? तुम्हारे यहाँ के सभी पुरुषों ने ऑपरेशन करा लिया है या फिर औरतों ने बच्चा ना पैदा करने की कसम खाई है? हमें क्या अब सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ेगी? पेशेंट कुछ भी कहे तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम तुम्हें किस बात के लिफाफे भेजते भाई? हेलो डॉक्टर मयंक, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत दिनों बाद सर, आपने तो याद ही नहीं करा। अरे सर, सबसे पहले हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। भाई पिछले 3 सालों से गुलाब प्रदर्शनी में आपको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, किसी और को चांद देंगे या नहीं? सर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी इस सफलता के पीछे मेरा भी हाथ है। स्पेशल खाद जो बेचता हूँ वो किसी दुकान में थोड़ी मिलती है, सिर्फ गायनिक हॉस्पिटल में ही मिल सकती है। हमारे यहाँ ना खिले हुए फूल आपके गार्डन में खिल रहे हैं, क्यों? पार्टी तो बनती है। सर हाँ सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हमारा भी ख्याल रखिए फूलों के साथ साथ। इस मंथ बहुत कम केस आए सर। अरे नहीं सर, इसलिए फ़ोन नहीं लगाया था। वो मैडम ने कल शाम को कहा था आपको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, इसलिए फ़ोन करा था। हाँ मैडम बिजी हैं, हाँ इमरजेंसी में। हाँ सर, तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ओके ओके। किसका फोन था? डॉक्टर मैम। क्या? लेकिन मैंने तो उसे फोन करने के लिए नहीं कहा था। क्या मैडम, गुलाबों के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे। तुम भी ना मेरे नाम पर कुछ भी करते रहते हो। अच्छा सुनो, आज सुबह मिसेस सक्सेना आई। हाँ मैडम, मिला उनसे मैं, मगर वो सीजन के लिए तैयारी नहीं। क्या कह रहे? लेकिन ये बात उनके रिलेटिव्स को मत बता देना। वेट करने दो उन्हें, आखिर खुद ही आएंगे। सिजेरियन करवा दीजिए। अरे हाँ, वो पेडियाट्रिशियन डॉक्टर संजय है, उसे वार्ड नंबर 4 का बच्चा दिखा देना। हाँ ओके ओके। बड़े लोग हैं, जरा ध्यान रखो। आप बेफिक्र हो जाइए। चलिए चलो। और मैडम, वो मंजू गुप्ता और उसका हस्बैंड आने वाला है। हाँ। क्या बात करनी है आप सोच लीजिए। हाँ सोच लेंगे, चलो। चलो बात बता दो इन कसाईयों को। अरे कहाँ है कसाई? अरे कहाँ है वो डॉक्टर? अरे बुलाओ उसे, मुझे उससे बात कर। अरे बुलाओ भाई। देखिए आहिस्ता बोलिए। अरे क्या क्या आहिस्ता बोलूं? ये हॉस्पिटल है। अच्छा, मुझे लगा कसाई खाना है। मिस्टर, ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर शांति रखनी चाहिए। शांति? साला हमारी गर्दन काटते हैं और हम ही से कहते कि शोर मत करो, शांति रखिएगा, बोर्ड लगाते हैं साले। चलिए चलिए अंदर। अंदर क्यों चले? अंदर जाके क्या होगा? डॉक्टर से बात और क्या? अरे जिन्होंने गर्दन काट के हाथ में रख दी उन्हीं से जाके पूछूं कि गर्दन क्यों काटी? नहीं, मैं यहीं रहूंगा और यहीं बैठूंगा और आने जाने वालों को सावधान करता रहूंगा, राहजरी करने वालों से। काका, अरे ओ काका। बोलो भैया। कहाँ जा रहे हो? अरे मैडम जी से मिलना है। अरे क्यों? बेटी? हाँ, मेरी बेटी का चेकअप कराना है, वो पेट से है। बेटी से प्यार नहीं करते क्या? अरे यहाँ क्यों ले आए हो? अरे अगर चाहते हो बेटी ठीक ठाक रहे हो, डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, अरे तो ले जाओ यहाँ से कहीं। अरे ले जाओ। माफ करो महाशय, मेरी सारी बेटियों का इलाज इसी हॉस्पिटल में मैडम के हाथ हुआ है और मुझे मैडम पर पूरा विश्वास है, समझे? समझाओ उसे। अरे काका, वही तो समझा रहा, मैं समझ कर रहा। अरे मिस्टर, फोन नीचे रखिए। अरे रुकिए आप। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकिए, अपॉइंटमेंट? अजी कैसी अपॉइंटमेंट?
अरे दीवाला निकल गया इस हॉस्पिटल का। अरे पेशेंट सब चले गए, यहाँ कोई नहीं है। क्या डॉक्टर कहाँ मिले? अरे रेलवे स्टेशन पर सब शहर छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, शहर छोड़ के भाग रहे हैं। मिस्टर, ये सब क्या चल रहा है और क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ बताऊं या बाहर जाके बताऊं? बताऊं कि आप लोगों ने गर्भाशय बेचने का धंधा शुरू किया? सुनिए, ये क्या हो गया आपको? अरे अब आप लोग बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए, कसाई की दुकान। यहाँ अत्याधुनिक हथियारों से कसाई का काम किया जाता है। लीवर इतने का, किडनी इतने की और गर्भाशय सबसे सस्ता। अरे बोर्ड लगा दीजिए आप एक। मैडम आप ही कुछ समझाइए नहीं। अरे हम एक दूसरे को समझा लेंगे, लेकिन आपको कौन समझाएगा? अरे इतने पढ़े लिखे हैं आप लोग। आप चलिए अंदर, चलिए अपन अंदर चल के बात नहीं, आइए। अंदर नहीं, मुझे अंदर जाके ये मामला सुलझाना ही नहीं है। अरे मुझे यही ये मामला सुलझाना है पब्लिक के सामने। अरे खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। मुझे आप लोगों की काली करतूत समाज के सामने लानी है। मिस्टर, चुप हो जाइए। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा, चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगा। चिल्लाना है तो चौराहे पे जाके चिल्लाइए। अरे छोटे, उनको ठंडा पानी दो। जी सर। देखिए, हमें आपसे सहानुभूति है, इसलिए खास तौर पर मैं यहाँ रुका हूँ। लेकिन ऐसे नाटक करने हो ना तो बाहर जाके करना। लीजिए लीजिए, पानी पीजिए, ठंडे होंगे। लीजिए। आप मजाक समझ रखा है आपने? आप मुझे जानते नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, कमिश्नर से मिलूं। वहां एक मिनट, आइए आइए। ये फोन रखा है, इसे घुमाइए और पुलिस को लगाइए। नंबर मालूम है कि बताऊं? मंजू जी, आप तो हमसे बात करना चाहती थी ना। देखिए, अगर आपको हम लोगों से बात करनी है तो अंदर आके आराम से बात करनी होगी, है ना? बताइए। सुनिए, इधर आइए। पहले अंदर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर कोई समाधान नहीं निकलता है तो फिर देखते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए अंदर। आइए सुरेश, अंदर आइए, पहले बात करते हैं, उसके बाद आप फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए। हाँ आइए। हाँ, चलिए आइए। चल लो, ठीक है। लेकिन अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं फिर आके चिल्लाऊंगा। पुलिस वालों को बुलाऊंगा, प्रेस वालों को बुलाऊंगा, टीवी वालों को बुलाऊंगा, आप लोगों की पुलिस कंप्लेंट भी करूंगा। हाँ, पुलिस कंप्लेंट करना, टीवी को बुलाना, सब करना। पहले अंदर तो आइए। आइए, है ना? चलो आइए, यहाँ से आइए, आइए। समझते। बैठिए। बैठिए। देखिए सुरेश जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। आपको बहुत बड़ा शौक पहुंचा है, हम सब समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ये गलतफहमी है। मेरी मिसेस का गर्भाशय निकाल के बेच दिया, ये गलतफहमी है। ये गलतफहमी नहीं, ये सच है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको गलतफहमी हुई है कि हमने आपकी वाइफ का यूट्रस निकाल के बेच दिया है। ये झूठ है। अरे कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता, और मैं तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, शी इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन उसको निकाला ये तो सच है। वो भी आपकी परमिशन से। उसको निकालने से पहले आपने मुझसे पूछा था। फॉर्म पर सिग्नेचर हैं आपके। कैसी तरीके की चर्चा होनी है, इसलिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। देखिए सर, पहले आप अपनी गलती कबूल करिए। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही कह रही है वो। पहले आप लोग अपनी गलती कबूल करिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सुरेश जी शांत हो जाइए। मंजू जी, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ, आप आइए। आइए। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, कुछ भी हो सकता था। हाँ, इसीलिए हमने निर्णय लिया। क्या हुआ था? क्या हुआ था? आर्टरीज कटने से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, इसलिए। किस वजह से? क्या काटा आपने? आर्टरी काटी क्यों? मंजू जी, देखिए जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता, ये एक एक्सीडेंट था। हाँ देखिए मैडम, एक्सीडेंट गलती से हो तो भी सजा मिलती है। एक मिनट, ये चर्चा इस तरह खत्म नहीं होने वाली। आप सुनिए, इधर आइए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, फैक्ट ये है कि हमने आपकी मिसेस की ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट की और उन्हें यूटेरस नहीं है। इन दोनों बातों का कोई संबंध है या नहीं, ये आप कभी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बात हुई, और दूसरी बात ये कि ये दोनों घटना एक साथ हुई, ऐसा आपने प्रूफ किया, तब भी फॉर्म पर सिग्नेचर आपका ही। इसीलिए गर्भाशय निकालने के लिए आपकी परमिशन नहीं थी। ये बात कोई नहीं मानेगा। हम तो यही कहेंगे कि हमने आपको उस वक्त की सारी परिस्थितियां बता दी थी और आपने सारी बातें समझने के बाद हमको ऑपरेशन की परमिशन दी थी। देखिए मैडम, आपने फिर वो दवाइयां लिखकर क्यों दी? आगे ट्रीटमेंट चलाने के लिए क्यों कहा? आपको पहले से ही मालूम था कि गर्भाशय नहीं है, तो आपने झूठ क्यों कहा? आप पर कोई विश्वास करेगा? हम जानते हैं कि आप लोगों का केस स्ट्रांग नहीं है और आप लोगों के पास हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए कोई प्रूफ भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो इसके बदले आप लोग क्या चाहते हैं हमसे?
इसका मतलब अब आप हमें खरीदना चाहते हैं? सुरेश जी चिल्लाइए मत। देखिए डॉक्टर सतीश के कहने का ये मतलब नहीं था। हम आपकी नुकसान भरपाई करना चाहते हैं, है ना? अब आपको क्या चाहिए? अब कुछ ना कुछ तो हमें देना ही पड़ेगा, है ना? देना तो पड़ेगा ही, और सजा आपको मिलनी ही चाहिए। तभी आप किसी और की जिंदगी से खेलने से पहले 2 बार सोचेंगे। मंजू, तुम्हारा गर्भाशय तो गया, लाख, कम से कम 1 लाख। सुरेश जी वाजिब बात कीजिए, तभी आगे सोचा जा सकता है। क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? हाँ, मेरे हिसाब से 10,000 ठीक है। हम लोग इतना ही दे पाएंगे। 10,000? नुकसान भरपाई सिर्फ 10,000? वाह डॉक्टर साहब, और डॉक्टर आप भी। सुरेश जी अब क्या करें, हम सिर्फ इतना ही दे पाएंगे बस। डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं? अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं? सारा वक्त बर्बाद करके रख दिया। चलो मंजू, जब वकील की नोटिस आएगी तब इन लोगों को पता चलेगा। देख मंजू, तूने ही कहा था पुलिस कंप्लेंट करने से पहले एक बार इन लोगों से बात कर लेते। अब देख क्या कीमत दे रहे हैं ये लोग तेरी वेदनाओं की। अरे आपको एक औरत की तकलीफ समझ में नहीं आती, उसके ऊपर क्या बीत रही है। बांझ औरत की परिवार में क्या इज्जत रह जाती है आपको मालूम नहीं? मैडम आप पहले औरत हैं, फिर डॉक्टर। और डॉक्टर आप भी। तो 10,000 फाइनल? ना आपका ना मेरा, 75,000, लेकिन मैं उससे नीचे नहीं आऊंगा। अरे सुरेश जी आप आइए, मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरे साथ आइए। मंजू जी आप क्या काम करती हैं? मैं एक लाइब्रेरी में काम करती हूँ। और सुरेश जी? एक इंजीनियरिंग कंपनी में मैकेनिक का काम करती हूँ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में सास ससुर, ननद और एक देवर है। अरे नहीं नहीं, ना 12 ना 15। अरे मेरी मिसेज का गर्भाशय के प्लास्टिक की थैली है। देख मंजू, ये लोग कैसे तेरे गर्भाशय का मोल भाव कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? मंजू मर गई मंजू। आप लोगों ने यहाँ पर मंडी लगा के रखी है। मंजू मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना? हाँ मेरे लिए। पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन डॉक्टर डर गए। ये देख के तो आपका लालच बढ़ गया। नसीब मेरा, उन्होंने तो सिर्फ मेरा गर्भाशय ही निकाला है। आपने तो इनके साथ मेरा सौदा ही कर दिया। मर गई मंजू, अब कहां से आएगी? क्यों? मंजू जी देखिए हमसे गलती हुई है, लेकिन ये सब अचानक हो गया। देखिए मैडम, अगर आप अपनी गलती पहले मान लेती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मतलब अब तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी इसका डर है आपको? मेरा क्या होगा या मुझे कैसा लगेगा इसकी चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं है। 10,000 या 1 लाख, उससे मेरा क्या होगा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा अपना खून, जो आपके पैसों से मुझे नहीं मिलेगा। डॉक्टर अलका ने मेरा गर्भाशय नोच कर निकाल कर कूड़ेदानी में फेंक दिया है। अरे अरे ये कैसी औरत है? एक औरत होकर दूसरी औरत की पीड़ा को नहीं समझ सकती। इसलिए अब ये मुझे अपना गर्भाशय निकाल के दे, और जिस आग में मैं जल रही हूं उसी आग में ये भी जले।
अरे ओ कसाई, अरे कहाँ है कसाई? अरे किसे काट रहा है? अरे डॉक्टर किसका ऑपरेशन कर रहा है? क्यों? सर अपने रूम में है। अरे भाई उन्हें बताओ कि मैं आया हूं। बताओ बताओ। हेलो सर, सूरज गुप्ता आए हैं। उसे अंदर भेज। नहीं, उसे बाहर बैठा दो। ओके सर, बैठिए। अरे भाई तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं आया हूं? सुरेश गुप्ता जी। सर ने आपको बैठने को कहा। अरे अग्रवाल साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, जल्दी में हूँ, चलता हूँ। हर सुरेश जी क्या हाल है जी। अंदर एक मिनट, वो अंदर वाले नए पेशेंट की स्लाइन की बोतल और इंजेक्शन रिप्लेस कर दिए? नो सर, अभी करके आते हैं। हाँ, और उन्हें बिल में जोड़ना भूलना मत। अब गाओ। काम बड़ा जोरों से चल रहा है आपका। रेत बालू ईंट सीमेंट बिल्डिंग, क्या बात, वाह। देखिए सुरेश जी, हमारी सारी बातें उस दिन हो ही गई थी, अब नया क्या बाकी? सारी बातें हो गई, कुछ नहीं बचा। अरे हम 70 से 30 पर आ गए, पर आप 15 से 30 तक नहीं आ सकते। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। चलिए। आइए बैठिए। देखिए सुरेश जी, आप जो मांग रहे हैं वो हमारे बस की बात नहीं है। हम उतने पैसे नहीं दे पाएंगे आप। क्या नहीं दे सकते? अरे इतना बड़ा 3 मंजिला हॉस्पिटल बना रहे हो। अरे 10 करोड़ के लोन की बात तो सारा शहर जानता है, और 30,000 देने को तो कहा तो आपको ज्यादा लग रहा है। अरे उतना देने की आपकी हैसियत नहीं है क्या? अरे मेरी जेब में 10 लाख रुपए होता तब भी होलो ब्लॉक का 10 रुपए नहीं देता मैं आपको। होलो ब्लॉक? मेरी मिसेस का गर्भाशय का होलो ब्लॉक है? आई एम सॉरी, लेकिन मैं 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। आपको लोन का रुपया दिखाई देता, लेकिन हॉस्पिटल में जो मशीनरीज आ रही हैं उन पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। वो सुनिए, ये जो आप मुझे सुना रहे हैं किसके लिए और क्यों? ये लोन का पैसा आप किसके दम पे वापस करेंगे? पेशेंट्स ना, अरे पेशेंट्स को चूना लगा के बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। अगर मैंने अपना पुलिस केस वापस नहीं दिया ना, तो आपके बिल्डिंग प्लान्स सब ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं होगा। हमारा हॉस्पिटल शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। यहाँ सारी नई और आधुनिक मशीनें होंगी। आपको क्या लगता है आपके केस करने से हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आएंगे? हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ के किस्से रोज अखबारों में छपते हैं वहाँ। ठीक है, तो फिर आपको 15,000 भी क्यों दे रहे हैं? अरे रख लीजिए, आप ही के काम आएंगे। देखिए इसीलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास कोर्ट के चक्कर काटने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं चलूं? अरे सतीश जी सुनिए ना, मेरा मतलब था कि मैं क्यों आप बड़े लोगों की बदनामी करूं। अरे इससे मेरा क्या फायदा? लेकिन आप तो किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। अरे जाने दीजिए ना। ठीक है, मैं चलता हूं। देखिए सुरेश जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो कोई उसे 10-15 हज़ार से ऊपर नहीं देता। और फिर ये तो यूटेरस था, कोई इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी नहीं जितना कि हाथ पैर, इसीलिए 15,000 रुपए दे रहा हूँ। हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो कल सुबह आइए, एग्रीमेंट पर साइन करके अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस दे दीजिए और आपको आपके पैसे उसी वक्त मिल जाएंगे। अब जाइए और सोचकर बताइएगा। सतीश जी मैडम। क्या कर दो? चिंता मत करिए, आप साइन करेगा। उससे कहना एग्रीमेंट पर आज ही साइन होते हैं, उसके और उसकी बीवी के भी। क्यों? आज क्यों? कब आई नोटिस? अभी। सुरेश, हाँ ये सब क्या है? क्या हमें कोर्ट का नोटिस? क्या इसका क्या मतलब है? यहाँ मिलकर हमसे सुलह करने आते हो और पीठ पीछे वकीलों से मिलकर हमें नोटिस भिजवाते हो, और हम लोग यहाँ कितने डरे हुए हैं ये देखने यहाँ आते हो। डॉक्टर साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो तुम्हें एक कोड़ी भी नहीं मिलने वाली। मैडम का यूटेरस चाहिए? क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुम्हारी बीवी उस दिन बोली तो लगा गुस्से में बोल रही है, लेकिन कोर्ट से नोटिस? जाओ
अब प्रूफ करो। डॉक्टर के खिलाफ केस करते हो और ऊपर से यूटेरस मांग रहा है। जाओ, जो करना है करो, जाओ। डॉक्टर साहब मुझे सच में कुछ नहीं जानता मैं। झूठ मत बोलो। तुम्हारी बीवी के लिए कोई और नोटिस भेजेगा क्या? क्या वो खुद ये सब कुछ कर सकती है? अरे आप नहीं जानते उसे। अगर उसके मन में कोई बात बैठ जाए ना तो उसको किए बिना वो छोड़ेगी नहीं। अरे बहुत दिनों से कह रही थी केस करेंगे, केस करेंगे। अरे मैंने उसे समझाया था कि गर्भाशय मांगने से क्या फायदा, ना वो मिलेगा ना ही पैसे। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मैडम आप नहीं जानती उसे, बहुत जिद्दी है वो। अरे बच्चा होने के लिए औरतें क्या कुछ नहीं करती। अरे मेरी माँ ने तो उसे कितना समझा, व्रत कर, पूजन पाठ कर, मन्नतें मांग, लेकिन नहीं, उसका तो आप पर बहुत विश्वास था। और मैडम आप ही ने उसका गला काट दिया, इसलिए अब आपसे नफरत करने लगी, बदला ले रही है आपसे। नहीं, फिर भी मुझे यकीन नहीं होता कि एक अकेली औरत इस तरह की नोटिस भेज सकती है। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। मैं भी वही सोच रहा हूं, आखिर उसने सब कुछ किया कैसे हो। अगर आपको पैसे चाहिए तो आज ही आप दोनों को एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा। अब बहुत मुश्किल है सब। अच्छा, अब अपनी बीवी को पटाने के कितने पैसे लोगे? आप समझ नहीं रही हैं, अब पैसे का सवाल कहाँ है, अब तो बात मेरी इज्जत की। अरे मेरी बीवी मुझसे पूछे बिना वकील के पास जाती है, केस करती है, और मैं यहाँ बेवकूफों की तरह आप लोगों से पैसों की बात कर रहा हूं। अरे समझती क्या है वो अपने आप को? अगर मैंने उसे घसीट के नहीं लाया ना, उन्होंने एग्रीमेंट के पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं कराए, तो मेरा नाम भी सुरेश गुप्ता नहीं। हाँ, समझती क्या अपने आप को? तो उसको आंदा। सुनिए, सुरेश जी आए हैं वापस? जी वो अंदर है। बुला दीजिए। रुकिए, मैं ही बुला। सुनिए, अजय सुनिए, इधर आइए। आपने कुछ लिख के तो नहीं दिया ना, और कहीं साइन वाइन तो नहीं की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अरे चिल्ला क्यों रही है? हॉस्पिटल है, आहिस्ता बोल। देखिए, मैंने कोर्ट से नोटिस भेज दिया है इनको। अब आप ना इनकी बातों में मत आना, और साइन तो बिल्कुल भी मत करना, मैं आपसे कह रही हूँ। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये सब तुमने मुझसे पूछ के किया था? आपसे पूछा नहीं था? मैंने हाँ कहा था कि जाओ जाकर केस करो। अरे मैं इन लोगों के साथ यहाँ बैठकर कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, और तुम वहां कोर्ट से नोटिस भिजवा दी। अरे ये कोई तरीका हुआ? सुनिए, आपने अपने आप को बेच दिया होगा, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ। क्या बोली? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अरे आप पेपर्स तैयार रखिए डॉक्टर साहब, इसे घसीट के नहीं लाया ना और एग्रीमेंट के पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं कराए, तो मेरा नाम भी सुरेश गुप्ता नहीं। अरे चल आखिर ये सब तमाशा हो ही गया। तुम भी ना सतीश, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हो। मैडम, तुमने कहा था इसलिए मैंने पूरा केस तुम्हारे हवाले कर दिया। पुलिस कंप्लेंट हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। अब ये कोर्ट की नोटिस। तुम हर बात को रुपए पैसे से क्यों तोलते हो सतीश? अरे यहाँ क्या दांव पर लगा है, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? सब समझ में आता है मैडम, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस और आपका नाम दांव पर लगा है। फिर भी तुम ये सब इतना लाइटली ले रहे हो? मैडम, पुलिस कंप्लेंट हुई, इससे मैंने मीडिया वालों से और पेपर वालों से बचाया। मंजू की मुलाकातें मैंने छपने नहीं दी। ये सब मैं कैसे लाइटली ले सकता हूँ? हाँ, सुरेश के मामले में मेरा जजमेंट ज़रा गलत निकला। मुझे लगा वो मंजू के कहने पर ही हमसे कॉम्प्रोमाइज़ की बात करने आता था। अब कोर्ट के चक्कर, अखबार और मीडिया में ये मामला अच्छी तरह से उछाला जाए। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा मैडम। मैं इस केस को कोर्ट तक पहुंचने नहीं दूंगा। मुंह मांगी कीमत देकर रफा दफा कर दूंगा। पैसे तो कभी भी और कैसे भी कमाए जा सकते हैं। अरे भाई, आप लोग अंदर आ रहे हैं ना खाना खाने? हाँ अविनाश, कोर्ट से नोटिस आई है, वो भी मंजू गुप्ता ने भेजी है, अपने हस्बैंड को बताए बिना। मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक अकेली औरत ये सब कैसे कर सकती है। नोटिस भेजती है, अरे उसके पास इतने पैसे कहां से आए होंगे? नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। मे बी अवर प्रोफेशनल राइवल। हाँ, हो सकते हैं, बहुत सारे हैं जिनसे हमारी तरक्की देखी नहीं जाती। हाँ, हो सकता है। अविनाश, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? देखो अलका, उस मंजू गुप्ता का भयंकर नुकसान हुआ है, इसलिए हो सकता है कोई डॉक्टर उसकी हेल्प कर रहा हो। बहुतों को मेरी तरक्की भी खल रही है, हो सकता है उनमें से कोई होगा। सर, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? मैं। क्या सर, आप?
हाँ अलका, मैंने ही मंजू गुप्ता को पैसे भिजवाए और उसके लिए एक वकील का इंतजाम किया। हाँ नहीं नहीं, हाँ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी मेरे खिलाफ? खिलाफ की बात नहीं है अलका। मंजू गुप्ता मेरे पास आई और उसका कहना मुझे सही लगा, इसलिए इंसानियत के नाते मैंने उसका साथ देने का फैसला ले लिया। That's all. हेलो सतीश। हाँ हेलो सर, आइए बैठिए। अविनाश जी कहाँ? कल केस ओपन हो रहा है, मंजू गुप्ता के वकील के पास गए होंगे। जज ने केस एडमिट कर ली और तुम तो कह रहे थे कि कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं। क्यों? आजकल हर कोई नाम कमाना चाहता है अपने हिसाब से। मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि केस उनके फेवर में होगा। वो केस है? कहाना का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, और सवाल जज का नहीं, सवाल डॉक्टर अविनाश का है। वो खुद को इस केस में कितना इन्वॉल्व करते हैं उसका है। और अविनाश जी ज़्यादा इन्वॉल्व हुए तो हम सुरेश का इस्तेमाल करेंगे। मैं उसे पैसे दिखाऊंगा ना, तो वो देगा मंजू के खिलाफ गवाही। ओह ग्रेट, ब्रिलियंट आइडिया, हस्बैंड वर्सेस हस्बैंड। हाँ, लेकिन इंप्रेशन तो अविनाश जी का ही पड़ेगा, और उस लोफर सुरेश पर कौन विश्वास करेगा भाई? मैडम आपने सर से बात की? क्योंकि कल केस ओपन हो रहा है, अगर उन्होंने मंजू की तरफ से गवाही दी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब और क्या बाकी रह गया? किसी की मदद करना ठीक है, लेकिन कोर्ट में गवाही देने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऊपर से खुद की बीवी के खिलाफ गवाही देंगे तो सबका ध्यान उन्हीं पर होगा। अगर वो कुछ साबित नहीं कर पाए तब भी। आप समझ रही हैं ना मैडम? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों सोचते हो सतीश? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ मैडम? वो तो आप ही ने कहा था मुझसे कि मैं सर से बात करूँगी, इसलिए मैंने आपसे इस सब्जेक्ट पर बात करी। अब उसे टाल तो सकते नहीं हैं। बैंक मैनेजर का फ़ोन भी आया था, और कल केस का पहला दिन है, इसलिए मैं बात करूँगी। मैं भी अविनाश जी से बात कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। नहीं, मैं बात करूँगी। हाँ चलिए सर, अपन चलते हैं। आइए। हेलो। हाँ राजू बेटा, कैसा है तू? हो गया एग्जाम? वेरी गुड। कैसे गए पेपर? हाँ बट यू आर कॉन्फिडेंट ना? अरे फिर अच्छा आएगा रिजल्ट। ट्रिप पे जा रहे हो? वाह दैट्स ग्रेट। कितने पैसे? अच्छा रुको, मैं मम्मा से बात कराता हूं। अलका, अलका फोन। राजू का फोन। हेलो बेटा, कैसे हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, हॉस्पिटल पूरा होने में 6 महीने तो लग ही जाएंगे। क्या? अच्छा, कितने पैसे चाहिए? बस 1 लाख? ठीक है, आज ही ट्रांसफ़र करती हूँ। हाँ हाँ, हम लोग थोड़े से बिजी हैं आजकल। हाँ ओके बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर। क्या कह रहा था राजू? छुट्टियों में घर आएगा ना वापस? उसे बुलाने लायक माहौल है यहाँ? माँ बाप कोर्ट में खड़े हैं लड़ने के लिए, पूरा शहर जानता है। ऐसे में उसे यहाँ बुला, क्या सोचेगा? आई एम सॉरी, इट वॉज वेरी टैक्टलेस ऑफ मी टू से सो। इट्स ऑल राइट। अविनाश, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। अविनाश, मुझे आपसे बात करने के लिए इसलिए कहा गया है
बल्कि इसी में हॉस्पिटल की भलाई है। आपको मंजू गुप्ता के केस से दूर रखने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि उसी पर हम सबका भविष्य निर्भर करता है। पता नहीं उन लोग को ऐसा क्यों लगता है कि अब भी आप मेरी बात मान जाएंगे। शायद वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन मंजू की तरफ से मुझपर सवालों की बौछार की, तब भी मैं आपकी पत्नी हूँ। और वो हमारे ऊपर केस करने वाली है ये जानते हुए उसे एक अच्छा और सस्ता वकील कर दिया, तब भी मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन सिर्फ पत्नी होने से क्या होता है? हो सकता है कि सतीश की ये कल्पना रही होगी कि मैं आपकी प्रेमिका बनकर आपको मना लूंगी। लेकिन इंटर्नशिप के वो दिन कब के खत्म, जब हम चांदनी रात में तारे गिना करते थे और रात कब खत्म हो जाया करती थी और सवेरा कब हो जाता था हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अब तो रात काटे नहीं करते। अविनाश, मुझे सर्जरी की वो पोस्टिंग अब भी याद है, जब खून देकर पहली बार मेरे हाथों से स्कैल्पेल छूटकर नीचे गिरा। मुझे हौसला देने वाले आपके वो हाथ अब भी याद है। उस वक्त उस पेशेंट का मैंने कितना खून बहाया ये पूछकर शैलो करार देने का प्रयास आपने नहीं किया। फिर आप अलका प्लीज वो नहीं अविनाश, मैं सेंटीमेंट से आपको ब्लैकमेल नहीं करूंगा। कोर्टशिप के वो दिन कब के पीछे छूटे और अब हम काफी आगे निकल आए हैं। अब जो भी बातें होंगी वो समझदारी से, और ये बातें तो व्यक्तियों के बीच की बातें होंगी। अविनाश, आपने इस प्रोफेशन में मुझसे 4-5 साल ज्यादा ही देखे होंगे, है ना? यहाँ मंजू गुप्ता जैसे कितने ही केसेस आते रहते हैं, ये तो आप जानते हैं। फिर आपने इसी केस को इतना दूर क्यों दिया? क्योंकि अलका मंजू गुप्ता के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उसका आपसे मिलना महज एक इत्तेफाक था अविनाश। अगर उस दिन आप हमारे साथ प्रोग्राम में आते तो जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय एक्सीडेंट से घटी किसी एक घटना पर तो निर्भर नहीं करता ना अविनाश। देखो अलका, अगर मंजू गुप्ता का केस नहीं लिया होता तो मैंने ऐसा ही कोई दूसरा केस जरूर लिया होता। हमारे प्रोफेशन की कमजोरियों को खत्म करने का ये तरीका अपनाया आपने। अच्छा, तो अब ये केस खत्म होने के बाद क्या करने का विचार है आपका? क्या कहना चाहती हूँ? नहीं मतलब मेरे खिलाफ एक ये केस जीत लेने से इस प्रोफेशन की सारी कमजोरियां तो खत्म होने वाली नहीं। फिर आप क्या करेंगे? जॉब छोड़कर फुल टाइम यही काम करेंगे? हॉस्पिटल्स में जाकर इस तरह के केसेस इकट्ठा करेंगे या वहां की फाइल्स उठाकर? अभी इस बारे में सोचा नहीं। ओह, तो मतलब सिर्फ यही एक मेरा केस है ना? नहीं, ऐसा नहीं। यदि ऐसे दूसरे केसेस आए तो उन्हें भी मैं जरूर देखूंगा। मतलब मेरा केस एक टेस्ट केस, एक एक्सपेरिमेंट। यस, ऐसी कोई बात नहीं अलका। वही पूछ रही हूँ आपसे। इस तरह की प्रैक्टिस के खिलाफ क्रूसेड शुरू करोगे? अरे क्रूसेड एक बहुत बड़ा शब्द है अलका। मैं तो एक अदना सा आदमी हूँ। तो फिर अदने से आदमी इस लफड़े में पड़े ही क्यों? अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं है, अगर इस केस को अंजाम नहीं दे सकते, तो फिर ये प्रयोग ही क्यों? अब समझिए, बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे ही केस मिल गया, इसलिए, है ना? अलका, नाउ यू आर बीइंग अनरीजनेबल। इस केस से मेरा क्या होगा, इस बात की कल्पना की है आपने?
मेरी सारी मेहनत, ये हॉस्पिटल खड़ा करने का सपना, ये सब तो छोड़िए। अगर मेडिकल काउंसिल इस बात को सीरियसली लेगा तो मेरी प्रैक्टिस करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस बात की जानकारी है ना आपको? हाँ। फिर भी आपने ये निर्णय लिया? अब कभी ना कभी तो रिस्क उठानी पड़ेगी ना अलका। और अगर वैसा हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा अलका। साथ देंगी मतलब क्या करेंगी? मेरे दुख में सहभागी होंगी? क्यों? मैं ये हॉस्पिटल देखूंगा। वाह, मतलब पहले पर काट के फिर सहारा देने का तमाशा करोगे? हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें मेरी तड़प नहीं दिखाई देती? झूठे ये सब। कोई किसी का साथ नहीं देता। बालकनी में जाकर सिगरेट पे 4-5 कश लगाने और पेन किलर खाने को तड़प कहते हैं, तड़प नहीं। मेरा तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। संडे पार्टीज का मुझे कभी भी अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन सोशल कॉल्स करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। केस बेंच के सामने आने से पहले ये हाल है तो केस शुरू होने पर क्या होगा इस बात की कल्पना की है आपने? अरे और डॉक्टर्स का छोड़िए, लेकिन सतीश और अग्रवाल को भी फेस करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। ये बात और है कि वो लोग कुछ कहते नहीं है, लेकिन क्या सोचते होंगे इस बात की कल्पना कर सकती हूँ मैं। सिर्फ मुझ पर विश्वास करके उन्होंने इस हॉस्पिटल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये हॉस्पिटल बनाने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। अब मेहरबानी करके आप अपनी तड़प की तुलना मेरे दुख से मत कीजिए। आपने तो मुझे विलन ही बना दिया। देखो अलका, पिछले 20 सालों से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितनी ही लेडीज की मैंने डिलीवरीज की, उनके गायनिक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, लेकिन सिर्फ एक मंजू गुप्ता की वजह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा पर पानी गिर गया। मैं विलन हो गई। देखो अलका, तुम गलत समझ रही हो। कोई भी डॉक्टर बुरा या दुष्ट नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि जिन लोगों की भलाई के लिए उसने ये प्रोफेशन अपनाया, उन्हीं का साथ देना उसने छोड़ दिया है। आज डॉक्टर्स के हाथ पेशेंट की पॉकेट कितनी मोटी है ये देखते हैं, इंसानियत नहीं। डॉक्टरी प्रोफेशन का इस तरह चोरों लुटेरों के व्यवसाय में रूपांतरण न हो जाए, बस यही देखना मेरा उद्देश्य है अलका। छोड़िए अविनाश, आपसे बातें करना ही बेकार है। आपने मेरे जीवन में आग लगा दी है। क्यों किया आपने ये? मैंने सब कुछ दिया ना आपको, फिर आपने ऐसा क्यों किया? देखो अलका, अभी तुम गुस्से में हो, हम बाद में बात करते हैं। इतना तो हक है मुझे ये जानने का कि मुझ में क्या कमी रह गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। इतने सालों में मैंने आप पर प्राइवेट प्रैक्टिस का कभी भी दबाव नहीं डाला। आपको जितना पैसा चाहिए था मैंने दिया। फिर आपको ये क्या सूझा? मैं क्यों मंजू गुप्ता के साथ खड़ा हो गया और क्यों तुम लोगों के खिलाफ केस किया, ये सवाल है। अरे तो ये क्या कोई सवाल है? सवाल तो ये उठना चाहिए कि क्यों डॉक्टर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो उसका सही मार्गदर्शन करने का जिम्मा डॉक्टर्स का होता है, लेकिन हम इलाज के नाम पर उन्हें अंधेरे में रखते हैं। आजकल के डॉक्टर्स गुनाह की तरफ झुक रहे अलका। इसलिए जब कोई किसी डॉक्टर पर उंगली उठाता है तो मुझे लगता है वो उंगली मुझ पर उठ रही है। हमारा प्रोफेशन क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? क्या हमारी सोशल मॉरल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं होनी चाहिए? हाँ, तो क्या केस करने के लिए मैं ही मिली थी?
अगर मैंने किसी के खिलाफ भी केस किया होता तो उसने पलट कर मुझसे यही सवाल किया होता अलका। अच्छा, मतलब आप पहले अपने ही घर में लगा दी है ना? आप मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसका मेन रीजन है जेलसी। हाँ, आप मुझसे, मेरे नाम से, मेरी प्रतिष्ठा से जलने लगे हैं। मैं तुमसे जलूंगा? क्या बात करती हो भाई? हाँ? अरे ये तुम इसलिए कह रही हो कि मैं इस केस से अपना हाथ पीछे हटा लूं? पता तुम्हारा खुद भी यकीन नहीं जो तुम बोल रही हो उस पर। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आप अपने खुद का घर कभी बर्बाद नहीं होने देते। अब तो मेरा साइको एनालिसिस कर रही हो। यही समझ लीजिए, शादी के बाद मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी, ये तय है ना? आपने जॉब ले लिया, आपको गाड़ी, बंगला, पैसा, सारी सुख सुविधाएं चाहिए थी, लेकिन उसके लिए पैसा कमाना मान्य नहीं था। मेरे पिताजी डॉक्टर, मैं भी डॉक्टर हूं। मुझे नाम और पैसा दोनों चाहिए था और मैंने सिर्फ पैसा ही नहीं, नाम भी कमाया है। हाँ, एक अच्छे डॉक्टर की मान्यता मिली है मुझे। और ये सब मैं सहन नहीं कर पाया, ऐसा ही ना? ऐसा ही लगता है। आप मुझे अपना दुश्मन समझने लगे और ये सब आपका सबकॉन्शियस आपसे करवा रहा है। नुकसान भरपाई तक तो ठीक, जब बात मेरे यूटेरस देने तक पहुंची सब कुछ मेरी समझ में आ गया। देखो अलका, इस तरह से यूट्रस मांगने से कोई यूट्रस दे नहीं सकता, देता नहीं है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अगर तुम कह देती कि हाँ मैं तैयार हूं, तो बात कितनी अलग हो जाती। अच्छा, तो तब आप तालियां बजाते, मेरी जय जयकार करते। हाँ, एक पराई स्त्री के लिए मेरा पति मुझसे यूटेरस की मांग करता है। प्लीज प्लीज। अब इस शरीर का और मेरे मन का आपसे कोई संबंध नहीं रहा। मैं आपसे आखिरी बार पूछती हूं, आप इस केस से दूर रहेंगे या नहीं? अब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आप विटनेस बॉक्स में खड़े रहेंगे? हाँ, हो सकता है। मेरे खिलाफ गवाही भी देंगे? हाँ, ये भी हो सकता है। That's all. So, the lines are drawn. अब आप और मैं दो अलग अलग मार्गों छोटू ले आए सामान? सर बस इतना ही सामान। अरे ये तो बहुत है। मैडम आपका इंतजार कर रहे हैं। मैडम आ गई? अभी नहीं है। वो पेशेंट देखने गई है ना, आ जाएगी। सुन छोटू, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मैडम से मिल कर ही जाऊंगा। सामान नीचे रख दो, मैं आता हूं।
मैम आ गए? छोटू, हाँ, जी मैम। कोई मैसेज? नो मैम, सर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। बताइए मैम, आप केस जीत गए। थैंक यू। आ गई तुम? हाँ। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं मिशन की तरह काम करूंगा, या तो मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है कि मैं मिशन की तरह काम करूंगा। अलका, मैं तुमसे इलीगल प्रैक्टिस की बात कर रहा था, पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह बात अधूरी है। दरअसल हमारा सारा अप्रोच ही मार्केट ओरिएंटेड हो गया अलका। मतलब देखो, घर के सबसे होशियार बच्चे पर खूब सारा पैसा लगाकर उसे डॉक्टर वगैरह बनाकर मार्केट में उतारना, और प्राइवेट प्रैक्टिस के जरिए पेशेंट का उपयोग सिर्फ अपनी भलाई के लिए करना। लेकिन पेशेंट के हित का, पेशेंट की भलाई का कोई विचार हम करते ही नहीं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं पेशेंट के हित पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अलका, एक रिक्वेस्ट है। नहीं, मतलब पहले मैं ये भी बता दूं कि मुझे अब सर्जरी छोड़नी पड़ेगी। सर्जरी छोड़कर मेडिकल सोशल वर्कर बनना पड़ेगा। वो मंजू गुप्ता तुमसे मिलना चाहती है। आखिरी बार अलका, मेरे लिए उससे मिलोगी प्लीज, एक बार। देखो, वो आना चाहिए थी अब तक। हाँ हाँ, वो आ ही रही है। मैं मिलता हूं। नमस्कार मैडम जी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी वजह से आप दोनों पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग अलग हो। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम जो कहने आई हो वो बोलो। केस चलता है, एक पार्टी जीत जाती है और दूसरी हार जाती है। जीतने वाला समझता है कि उसने दुनिया जीत लिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसे कुछ नहीं मिलता। मैडम जी, अगर आप मुझे अपना गर्भाशय दे भी देती तो मेरा कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है। अगर आप एक बार मुझे हाँ कह देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बस यही कहने आई थी मैं आपसे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ मैडम जी। नमस्ते। हाँ जी सर। आइए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। शिरीन आई थी आज। क्या? मिठाई लेकर। अच्छा। उसे जीवन दान जो मिल गया, बड़ी खुश थी वो। क्या किया सब कुछ तुमने? कुछ नहीं, पहले थोड़ा डरा दिया, फिर समझा दिया, क्योंकि कोर्ट में केस था।
जज अगर यूटेरस देने को कहता है तो यूटेरस चाहिए, इसलिए मैंने श्रीनी को कह दिया उसे यूटेरस से करे। व्हाट? लेकिन ऐसा किया क्यों? अरे ऐसा करना पड़ता है, पेशेंट का विश्वास जीतना पड़ता है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैं जो सीधा ओटी में ले गया, बायोप्सी वगैरह कुछ भी नहीं करा। कोर्ट का निर्णय होता तो क्या, जो बच्चे हैं उसके। मैं इतना जानता हूँ, अगर पेशेंट ने केस करा तो नुकसान की भरपाई डॉक्टर क्यों दे? बिल्डिंग ढह जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर नुकसान की भरपाई दूसरा फ्लैट बेचकर ही करता है ना, वैसे ही मैं भी पेशेंट से वसूल करके करूंगा और क्या। और हमारा दूसरा नुकसान, हमारा अधूरा हॉस्पिटल, उसको भी ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा ना। मतलब और कितनी श्रीन? क्या हुआ उसका, थोड़ा सा डरी तो गई थी बस। सतीश, अग्रवाल अंदर चल, अंदर चल कर बात करते हैं। चलिए। सतीश वो मेरी पुरानी पेशेंट है, उसकी दोनों डिलीवरीज मैंने की हैं। कितना विश्वास है उसका मुझ पर। अरे कितनी खुश थी वो, खुशी से नाच रही थी, तुम्हें दुआ दे रही थी कि तुमने उसकी जान बचा ली। और उस वक्त मैं शर्म से नहीं। अग्रवाल, हमें इस हॉस्पिटल का प्लान छोड़ना पड़ेगा। क्या मैडम? लेकिन क्यों मैडम? क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूं वो यहां ले आएगा, ये आज मुझे श्री ने दिखाया है। अविनाश के आर्गुमेंट्स जो मंजू की मदद नहीं कर पाए, वो आज मुझे श्री ने सिखाया है, इसलिए। और हॉस्पिटल के वास्ते लिया हुआ कर्ज उसका क्या होगा? उसे मैं वापस कर दूंगी। और सारे डॉक्टर की कमिटमेंट्स? उनसे मैं बात करूंगी। और मैं और अग्रवाल, हमारा क्या? हाँ मैडम। अग्रवाल का क्लिनिक तो चल ही रहा है। अच्छा, इसका मतलब बचा सिर्फ मैं, और मेरा क्या? सतीश, मैं तुम्हें क्लिनिक खोलने में मदद करूंगी और तुम्हारी क्लिनिक में कंसल्टेशन भी दूंगी। इसका मतलब पिछले 3 सालों से मैंने इस हॉस्पिटल के लिए जो दिन रात मेहनत करी है, उसकी कीमत सिर्फ कंसल्टेशन? पिछले 6 महीने से जो मैंने केस की टेंशन ली, उसकी कीमत सिर्फ कंसल्टेशन? हम दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था, आपका एक्सपीरियंस और मेरी मेहनत, उसके लिए मैंने दिन रात तिगड़म भड़ाकर लोन लिया। बैंक का कर्ज बंद होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम चालू रखने की मैंने पूरी कोशिश की। इस सब की कीमत 0। आप अकेले निर्णय कैसे ले सकती हो? प्रोजेक्ट बंद? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सतीश, मैं तुम्हें क्लिनिक खोलने में मदद कर रही हूँ ना, कर रही हूँ। और मैं वहां अपना छोटा सा दवाखाना सजाऊं, 2 छोटे से रूम में 4 खाट डालकर बैठ जाऊं प्रैक्टिस करने? क्यों? आई एम हियर फॉर बिगर थिंग्स। कहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल, कहाँ 4 खाट का नर्सिंग होम? नो, नॉट मी। आई डोंट वांट एनीथिंग। आई एम गोइंग टू मुंबई। गुड आइडिया, तुम्हारी जगह वही है। और अभी तो तुम यंग हो, और जिस तरह से तुम सोचते हो आप मेरी सोच को झेल नहीं पाएंगे। और आप क्या बुद्धि हो गई है, या ना किए हुए गुनाह की सजा आप अपने आप को दे रही हैं? तुम कुछ भी कहो, लेकिन तुम यहां मत रुको। मेरा इतना अपमान आज तक किसी ने नहीं करा। शिरीन का केस सुनने के बाद आपको झटका लगा, मैं जानता हूं, लेकिन आप सोचिए मैंने ऐसा क्यों किया। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मैं इस शहर में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला था मेडिकल प्रैक्टिस में, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप मेरे साथ विश्वासघात कर रही हैं। आप मुझे इस तरह बीच मझधार पर नहीं छोड़ सकती। हाथ हटाओ सतीश। इसका मतलब आपने पहले ही सोच लिया था कि केस खत्म होते ही सतीश को भगा देंगे, प्रोजेक्ट स्क्रैप कर देंगे? क्यों? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपसे अच्छे तो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था। इस तरह बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ा। गुड बाय डॉक्टर अलका, अच्छा लेसन पढ़ाया आपने इन 3 सालों में। सतीश, तुम सही कह रहे हो। हम प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब क्या रखा है यहाँ रुकने के लिए? सतीश, तो सतीश भी चला गया। हाँ। और अब मुझे भी जाना होगा। जानती हूँ आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है। मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं भी आपके मिशन में आपके साथ हूँ। अलका, यह हॉस्पिटल तुम्हारा है, तुम्हारा इस शहर में अपनी फील्ड में बहुत बड़ा नाम।
मुझे पूरा विश्वास है तुम सब कुछ पहले की तरह ठीक कर लोगे, अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी रेपुटेशन वापस पा लोगे। जरूर। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस हॉस्पिटल के लिए दे दूंगी, सब कुछ पहले जैसा करूंगी। मेडिकल प्रोफेशन की प्योरिटी को बरकरार रखूंगी, कभी भी कोई अनएथिकल काम नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट। और लेना चाहेंगे कि हम अपने कलाकारों से परिचय करा दें आपका। और उसके पहले जो 3 दिनों के हमारे समारोह में आपकी भागीदारी रही, सबसे पहले मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह कारवां का प्यार, कारवां के लिए भोपाल वासियों का प्यार बना रहा। इसके साथ ही मैं भानुमति सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो लखनऊ से हमारे नाटक को देखने या हमें आशीर्वाद देने हमारे बीच में उपस्थित रहे। भानुमति सिंह जिन्होंने इस नाटक का अनुवाद किया। अब मैं कलाकारों से और परिचय करा दूं। काका मनोज भामा, सुरेश गुप्ता, अंशुल कुकरेले, और अंशुल ने ही आज का ये सेट डिज़ाइन किया था अपने साथियों के साथ। डॉक्टर अग्रवाल, हैदर खान, डॉक्टर अलका, ज्योति सावरिका, डॉक्टर अविनाश, विवेक सावरिका, और डॉक्टर सतीश चलते पुर्जे, फैसल खान, मंजू गुप्ता, मंजू रैकवार का कैरेक्टर, और मंजू गुप्ता का कैरेक्टर कर रहे हैं। छोटू जावेद खान, लाइट पर हमारे साथी ब्रजेश अने थे, और इसके अलावा जो हमेशा हमें फोटोग्राफी में सहयोग देते हैं विजय रोहतगी, ये, और वीडियोग्राफी हमारी संजय व्यास जी। और इस नाटक में आमतौर से जो कारवां से जुड़े लोग हैं उन्हें पता होगा कि विवेक गीत लिखते हैं और हम लोग लाइव म्यूज़िक किया करते हैं, लेकिन इस नाटक में लाइव म्यूज़िक की गुंजाइश नहीं थी, तो हमने जो म्यूज़िक के इफ़ेक्ट्स लिए हैं वो आपके दामाद ने लिया है। आदर्श शर्मा चिंटू। और इस सेट को जो
खड़ा करने में और लोगों ने सहयोग दिया। प्रदीप सिंह और रवि कनौजिया और गोज विदाउट सेइंग इस नाटक को खूबसूरती से इस मंच तक लाने का जिम्मा जिन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया वो हमारे मोहम्मद नजीर कुरैशी। शुरू में एक जल्दबाजी में हमसे एक खता हो गई थी, उसकी अब दुरुस्ती कर लेते हैं। उबैदुल्ला खान साहब कारवां की तरफ से आए और हम हर निर्देशक को जो इस मंच से प्रस्तुति करता है उसे हम पुष्पगुच्छ देकर के सम्मानित करते हैं। तो ये रवायत है तो हम वो चालू रखेंगे। उबैद साहब नजीर कुरैशी जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे और वो हम सब आर्टिस्ट की ओर से ही ये सम्मान है, ऐसा मानते हैं। तो हजरत इस शहर में बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत सारे साहित्यिक आयोजन हो रहे थे और आज लता दीदी का जो बहुत दिल को चोट पहुंचाने वाली खबर थी उसकी वजह से भी थोड़ा सा माहौल में गमगीनी छाई हुई थी। उसके बावजूद आप लोगों की इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति हमें बहुत ही मतलब आश्वस्त करती है कि हमारा रंगकर्म अच्छा है और जिंदा रहेगा ता कयामत। और इस रंगकर्म के लिए एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों को और उनके परिजनों को, उनको हम सब शुक्रिया देते हैं। इस एलबीटी सभागार के सभी तकनीकी सहयोगियों दया और राजा और उनके सभी टीम के लोगों को हम कारवां की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं और जिन लोगों ने भी हमें परोक्ष रूप से सहयोग दिया, जिनके नाम हम यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया। तो इसके साथ ही ये समारोह यहाँ संपन्न हुआ चाहता है। अगले किसी सृजनशील मोड़ पर हम पुनः आपसे भेंट करेंगे किसी नई प्रस्तुति के साथ। तब तक हमें दीजिए विदा। शुभ रात्रि।